गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी गाज लॉ और गाज फ्लक्स थ्योरम। आज हम उसकी कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। इसकी 3 एप्लीकेशंस मेन जो आपको स्टडी करनी है, उनमें से पहली है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज और ए लॉन्ग स्टेट चार्ज्ड वायर। सेकंड एप्लीकेशन इसकी है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन शीट which is charged sheet, and the third one is what is the electric field intensity due to a charged spherical shell. Now let us start with a line charge. हम निकालते हैं कि एक लाइन चार्ज या एक लॉन्ग चार्ज स्टेट वायर है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके आसपास किसी एक पॉइंट पर कितनी होगी। Let us suppose a long straight charged wire which is positively charged and its length is infinite, बहुत लंबी है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बटे एल होती है। अब एल हमने यहाँ पर मान लेना है। इसका एक हमें छोटा सा इमेजिनरी एक सिलेंडर आपको सपोज करना है, एक ऐसा सिलेंडर इसके आसपास, इसी के एक सेक्शन के आसपास जिसकी रेडियस आर है और लंबाई जिसकी एल है। यहां से यहां तक लंबाई इसकी एल है और इसकी रेडियस जो है यहां से यहां तक, ये इसके सेंटर ऑफ द थिन रॉड से लेकर इसके एक सिरे तक इसकी जो रेडियस है इट इज इक्वल टू आर। तो अकॉर्डिंग टू गाज लॉ हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम सपोज कर लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं P। जैसे यहां पर मैं मान लेता हूं ये पॉइंट P है, तो हमको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू गाज लॉ तो फाई ई जो होता है टोटल फ्लक्स विच इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। और ds की जब हम बात करें तो यहां पर ds जो है इसकी डायरेक्शन इधर को होगी ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जानते हैं कि ये जो हमने एक गाजियन सरफेस हमने लेट किया है, अब चूंकि ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होनी है, इसलिए इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी। और यहाँ पर जो हमारा एरिया वेक्टर है उसकी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखिए ये जो हमारा गाजियन सरफेस है इसको हम अब स्प्लिट कर लेते हैं 3 अलग अलग हिस्सों में। हम क्या करते हैं, इसके 3 जो हमारे पास अलग अलग सरफेसेस हैं उनमें हम इसको स्प्लिट करते हैं। कैसे करेंगे, अब जैसे सपोज कर लो ये मेरे पास मार्कर है, ये भी सिलेंड्रिकल की शक्ल में है, आपको दिख रहा होगा। एक सिरा एक इसका इस तरफ से सरफेस है, एक इस तरफ से सरफेस है, एक इसका ऐसे ऐसे कर्व्ड सरफेस है। हम ये 3 हिस्से इसके अलग अलग यहां पर लेकर के तीनों में अलग अलग फ्लक्स हम निकालेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो इधर वाला सिरा है, इधर वाला जो हमारा सरफेस हमको दिख रहा है इसको S1 मानेंगे, इसका कर्व्ड जो है इसको S2 मान लेंगे, इस तरफ वाला जो है इसको हम S3 मान लेंगे। तो ये जो हो गया ये वाला आ गया S1, ये कर्व जो है इसको S2 मान लेते हैं, और इस तरह वाला जो प्लेन है इट इज S3। एंड सो ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन था S का था पूरे टोटल का, इसको हमने स्प्लिट कर लिया 3 हिस्सों में। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ S1 E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 E डॉट ds
इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अब हम देखेंगे कि S1 E डॉट ds, अब S1 हमारा ये वाला है, इस तरह वाला, और इधर जब हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो इधर वाला ये जो एरिया है इसका जो डायरेक्शन हो जाती है इसकी नॉर्मल होनी है इधर को, तो इसलिए यहाँ पर n जो यूनिट वेक्टर आ गया इसकी डायरेक्शन हो गई ये। अब n की डायरेक्शन ये है, E की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो E डॉट ds इज इक्वल टू E इंटू ds इंटू cos ऑफ 90 डिग्री प्लस S2, इसी तरह S2 का E इंटू ds। अब देखिए S2 हमारा ये है, इसका जो कर्व सरफेस है, अब कर्व सरफेस में हमारे E और ये यूनिट वेक्टर की दोनों की सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 का ऐसे जैसे इधर है, इधर हमारा जो यूनिट वेक्टर होना है उसकी डायरेक्शन ये होनी है और E की डायरेक्शन इधर है, इससे दोनों के बीच में एंगल जो 90 डिग्री आ जाएगा, EDS इनटू cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू q बटे एप्सिलॉन 0। अब हम जानते हैं cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बचनी है। सो इंटीग्रेशन ऑफ S2 E into ds इज इक्वल टू q बटे एप्सिलॉन 0, क्योंकि ये भी 0 हो गई और ये भी 0 हो गई। अब यहां से E हम जानते हैं कि जो गॉसियन सरफेस होता है उसमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही जैसी होती है, इसलिए E कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से, तो ये बन जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ S2 into ds इज इक्वल टू q बटे एप्सिलॉन 0। अब देखिए, अब ds क्या है, हमने इस पर एक छोटा सारा हमने एरिया लिया था, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया हमको निकालना है, और हम जानते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर जो होता है उसका फार्मूला होता है 2 पाई r इंटू एल, r इसकी रेडियस है, l इसकी एसेबल लेंथ है, एंड सो ये आ जाएगा E इंटू 2 पाई r l इज इक्वल टू q बटे एप्सिलॉन 0। अब यहां से E निकालो, किसके बराबर आता है, E इज इक्वल टू ये आ जाएगा q बटे 2 पाई r l इंटू एप्सिलॉन 0। अब हमने देखा कि यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू q बटे l था, इसका मतलब q बटे l की जगह हम लैम्डा लिख सकते हैं, इसलिए q बटे l की जगह हम लैम्डा लिख लेंगे तो E किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा q बटे l इंटू 1 बाय, अलग करके लिख रहे हैं, 2 पाई r एप्सिलॉन 0, 2 पाई r एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई r एप्सिलॉन 0। ये आ गई E की वैल्यू हमारे पास। यहां से अगर आप ध्यान से देखें, अब 2 पाई एप्सिलॉन 0 और ये तो कांस्टेंट है, लैम्डा भी इसका उस पाई का कांस्टेंट ही है, तो r के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मींस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब जितनी जितनी इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी इतना इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है तो वो कम होती जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज with intensity at a point due to a thin plane sheet of charge। हमारे पास एक प्लेन शीट है, चार्ज्ड शीट है, वहां से किसी दूर एक पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे यूजिंग गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। नाउ लेट अस सपोज दैट वी आर हैविंग a thin sheet of charge। ये एक शीट है हमारे पास, बिल्कुल बारीक है, थिन है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड लेट P बी अ पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट P हमने मान लिया, इस पॉइंट जो P है इसके सेंटर से इसकी दूरी है R, इसके सेंटर से इसकी दूरी R पॉइंट दूर एक पॉइंट P है, वहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस चार्ज शीट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं एक सिलेंडर जो यहां से R की दूरी पर है, ऐसे
और ये जो आपका सिलेंडर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर का एस है, और ऐसा ही एक इधर भी सपोज कर लेना है इतनी ही दूरी पर, इतनी ही दूरी पर इधर भी हमने ऐसा सपोज कर लिया है, और यहां से इसकी दूरी भी आर है। हमने एक सिलेंडर हमने सपोज कर दिया गॉसियन सरफेस जो कि इस शीट के बीच में से क्रॉस होकर के पिर्स होकर के जा रहा है, आधा इधर है आधा उधर है, और इसकी पूरे की लंबाई 2r है, r यहां से इधर को, r यहां से इधर को, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है s, ये s आ गया, इधर के s लेते हैं। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट द पॉइंट ऑफ P। अब गॉसियन सरफेस है तो हम यहां पर हर एक जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने मान लिया इट वाज E, और E की डायरेक्शन यहां से इधर को होनी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा पॉजिटिव से जो आउटवर्ड बाहर की तरफ होती है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स एट पॉइंट P it will be equal to closed surface integral E dot ds and it will be equal to q बटे एप्सिलॉन 0 जो इस पे चार्ज था। अब ds की बात कर रहे हैं यहां पर, तो ये जो इसका सरफेस है, अब जैसे हमने आपसे पिछले वीडियो में बात की थी कि जो अगर हम एरिया वेक्टर जो निकालते हैं, अगर ये ds है तो इसकी डायरेक्शन जो होगी यहाँ से इधर होनी है, सीधे नॉर्मल टू द एरिया होगी। तो इसके नॉर्मल टू एरिया अगर होगी तो यहाँ से उसकी डायरेक्शन जो ds की वो इधर होनी है। अगर हम इस सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन इधर को होगी, और अगर इसका जो कर्व सरफेस की अगर हम बात करें तो वहां पर उसकी डायरेक्शन इधर को होनी है, अब ऊपर को, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ से इसके सेंटर से ये परपेंडिकुलर ऊपर की इसकी, और इसकी डायरेक्शन होगी ds की। अब हम जैसा हमने पिछले इसके क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, इस सरफेस को, टोटल सरफेस जो हमारा इसका सिलेंडर का है उसको स्प्लिट करते हैं 3 पार्ट में। ये एक तो इस तरफ वाला हो गया, इसको S1 मानते हैं, एक इसका गोल वाला जो है इस कर्व सरफेस उसको S2 मानेंगे, और इधर वाले को हम S3 मान लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे S1 E dot ds प्लस S2 E dot ds प्लस S3 E dot ds इज इक्वल टू q बटे एप्सिलॉन 0। अब इसका डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा S1 E इंटू ds। अब यहां हम देखें S1 में E की डायरेक्शन तो ऐसे ही है, और ये जो हमारा इसका ds का जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे cos ऑफ एंगल 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 E इंटू ds। अब इसका कर्व सरफेस जो है यहां पर क्या है कि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी E की इधर और यूनिट वेक्टर की इधर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री एंड इट इज इक्वल टू cos 90 एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3, उधर को अगर हम देखें E भी इधर है और N भी इधर है, इसलिए यहाँ E इंटू ds इंटू cos ऑफ 0 इज इक्वल टू q बटे एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब cos 90 हम जानते हैं 0 होता है, इसलिए ये सेंट्रल टर्म में आ गई पूरी 0। हमारे पास ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ S1 इंटू E ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 इंटू E ds। अब ये तो 0 हो गई, इज इक्वल टू q बटे एप्सिलॉन 0। अब E हम जानते हैं कि जो गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह एक जैसी होगी, इसलिए E कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। E इंटीग्रेशन ऑफ S1 इंटू ds प्लस E इंटीग्रेशन ऑफ S3 इंटू ds इज इक्वल टू q बटे एप्सिलॉन 0। अब E इंटू और ds का इंटीग्रेशन हमने माना था कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन S है, उधर का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन S माना था, तो ये क्या हो जाएगा E इंटू S प्लस E इंटू S इज इक्वल टू q बटे एप्सिलॉन 0।
ES प्लस ES ये आ जाएगा 2ES इज इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन 0 एंड E इज इक्वल टू आ जाएगा Q बटे S इंटू 1 बाय 2 एप्सिलॉन 0 और 2S इधर चला जाएगा, S ये आएगा 2E आ गया। अब E इज इक्वल टू अब Q बटे S हम जानते हैं ये होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, बट यहां हम लिख लें बट Q बटे S इज इक्वल टू सिग्मा इट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी and therefore E is equal to sigma divided by 2 epsilon 0 ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P from the center or from a charge thin sheet plain sheet। अगर अब यहां इसको एक बार हम देखें तो इसमें एक तो सिग्मा है, एक 2 है, एक एप्सिलॉन 0 है, कहीं भी R की बात नहीं है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट होएगी कि इसकी रेडियस कितनी है, उस पे ये डिपेंड नहीं करेगी। अब एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि अगर ये शीट जो है थिन ना होकर के थिक है फिर क्या होगा? तो उसमें क्या होगा प्यारे बच्चों कि वैसे तो हमने बिल्कुल ब्रीक शीट ली है, अगर ये मोटी होएगी ऐसे वाली तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा ये वाला सरफेस जो है इसके कारण, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसकी कुछ थिकनेस भी है तो इसके कारण भी होएगा। अब दोनों में अब चूंकि यहाँ पर आपकी बात तो कहीं आ नहीं रही है कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, इसकी तो कहीं बात नहीं है, तो इसका मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों को जमा करके। अगर if the sheet is thick then the total electric field will be equal to E1 plus E2 उसके बराबर आ जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी E1 plus E2 if E1 is the electric field due to the one side of the sheet and E2 is the electric field due to the other side of the sheet। और ये होना तो दोनों के बराबर है। E1 आ जाएगा आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 और प्लस E2 भी आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2 into सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। ये होएगा उस केस में अगर आपकी शीट जो है तो वो थिक है, अगर तो थिन है तो फिर तो कोई चक्कर बात नहीं। एंड सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू अ प्लेन चार्ज्ड शीट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। एक चार्ज स्फेरिकल शेल अगर हो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस शेल के बाहर, उस शेल के ऊपर और उस शेल के अंदर कितनी होती है। नाउ लेट अस स्टार्ट with let us consider a charged spherical shell of radius r with its center at O and its radius as capital R। ये हमने सपोज कर ली है इसका सेंटर एट O है और इसकी रेडियस R है, और एक बात हमने ये सपोज कर ली कि इसके ऊपर जो है प्लस क्यू चार्ज जो है वो इस पे कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। कहां? एक प्लस क्यू चार्ज इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो हम जानते हैं कि सिग्मा जो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी वो होती है क्यू बटे इसका जो सरफेस, तो हम यहां मान लें इसको सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम पहला केस निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट which is away or which is greater than the distance of its radius, which is greater than the radius of the spherical shell। हमने मान लिया यहाँ एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इस स्फीयर शेल के। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा
तो हम स्फीयर ड्रा कर लेते हैं इसी के आसपास, तो इसकी रेडियस जो है ये स्मॉल आर मान लेते हैं हम। तो ये आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये उससे बड़ी है। अच्छा जी, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ phi e is equal to integration of e dot ds is equal to q over epsilon 0। अब ds हमने यहां मानना है, ये जो बड़े वाला स्फीयर हमने सपोज किया है, यहां पर हमने एक छोटा सा एरिया वेक्टर सपोज कर दिया, इसको हमने कहा ds। अब ds है तो इसका एरिया वेक्टर यहां से इधर को होगा, और जो E है वो भी यहां से इधर को ही है। इसका मतलब E और जो यूनिट वेक्टर है दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ phi is equal to e dot ds is equal to q over epsilon 0। सो अब E जो है तो वहां पर एक ही वैल्यू है, यानी वो E dot ds को डॉट प्रोडक्ट पहले खोल लेते हैं, E into ds इनटू cos ऑफ एंगल क्या बनेगा, अब दोनों की एक ही डायरेक्शन है तो cos का एंगल 0 इज इक्वल टू q बटे एप्सिलॉन 0। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e ds इज इक्वल टू q बटे एप्सिलॉन 0। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड, E की वैल्यू हर जगह एक ही जैसी, चूंकि गॉसियन वो सरफेस है इसलिए E इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू q बटे एप्सिलॉन 0 E इंटू, अब ds क्या होएगा, ds का इंटीग्रेशन, ds तो हमने माना था यहाँ पर इतना सारा एरिया, तो ds का इंटीग्रेशन मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है को 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, r will be small, it is the radius of that sphere at which the point P lies। 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q बटे एप्सिलॉन 0। यहां से E किसके बराबर आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई r स्क्वायर इनटू q बटे एप्सिलॉन 0। तो E इज इक्वल टू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं q बटे 4 पाई इनटू q बटे 4 पाई कर दो अलग, तो ये आ जाएगा 1 बाय r स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन 0। अब इक्वेशन फर्स्ट की ओर चले आप, यहां पर हमने लिखा था सिग्मा इज इक्वल टू q बटे 4 पाई r स्क्वायर है, तो यहां से q बटे 4 पाई किसके बराबर आ जाएगा, q बटे 4 पाई इक्वल टू r स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो यहां पर लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट q बटे 4 पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये r स्क्वायर इधर, ये आ जाएगा सिग्मा कैपिटल R का स्क्वायर, एंड देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा R स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 इनटू स्मॉल r का स्क्वायर। ये आ गई आपके पास इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अच्छा जी यहाँ कट रहा है तो मैं इधर लिख देता हूं, E इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 इनटू स्मॉल r का स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, की स्फेरिकल शेल से दूर एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है। अब इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the surface of an on the spherical shell, इसके ऊपर कितनी होएगी, अब क्या होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E on the shell, on the surface of the shell भी लिख सकते हैं, on the surface of the shell। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, सिर्फ होना क्या है कि R जो कैपिटल R था वो स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। अब जो कि कैपिटल R था इसकी रेडियस थी, स्मॉल r हमने लिया था डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द पॉइंट एट व्हिच वी विश टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इसलिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा अगर हमको यहां निकालना है तो ये इक्वेशन हमारी सेकंड थी। इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या मतलब आ जाएगा कि E किसके बराबर आ जाएगा, यहां से E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 इनटू कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर है। ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the surface at a point, electric field intensity at a point which is lying on the surface of a charged spherical shell, उस पे इसकी वैल्यू इतनी हो जानी है। अब थर्ड एंड द लास्ट point is that what would be the value of the electric field intensity at a point which is lying inside that sphere। अगर एक पॉइंट यहां हम मान लेते हैं, यहां अगर हम निकालना चाहें कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होएगी, तो हम जानते हैं कि अब स्टार्टिंग में जब हमने ये चीज सपोज कर ली थी कि जो चार्ज जो स्फेरिकल शेल है, हमने वही ये चीज सपोज कर ली थी कि वो भी उस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज जो है वो प्लस क्यू है। इट मीन अंदर उसके चार्ज कुछ भी नहीं है। अगर उसके अंदर चार्ज बिल्कुल नहीं है तो इसका मतलब क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसलिए एट एनी पॉइंट inside the sphere, इसका मतलब अगर स्मॉल आर जो आर वो कैपिटल आर से कम होएगी, अगर आर जो कैपिटल आर से कम है तो Q is equal to 0 because there is no charge lying inside that charged sphere, and therefore equation second becomes E will be equal to sigma r square। अगर Q ही 0 है तो ये Q जो है, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। ये इक्वेशन सेकंड मत यहां लिखें आप, इक्वेशन सेकंड में चूंकि हमारा वो नहीं है तो इस इक्वेशन को लिखें, इसको इक्वेशन स्टार डाल लें, एंड देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन स्टार द वैल्यू ऑफ E विल बी 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू 1 बाय r square into epsilon 0, अब is equal to 0 हो जाएगी। It means the value of the electric field intensity at any point within a charged spherical shell will be equal to 0। तो प्यारे बच्चों ये तीन केस थे, जो एक चार्ज स्फेरिकल शेल के एक पॉइंट बाहर, एक पॉइंट उसके ऊपर और एक पॉइंट उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ये आपको अलग अलग भी आ सकते हैं, एक साथ भी सब आपको पूछा जा सकता है। अगर अलग अलग आ जाए तो ये चीज ही खाली इतनी सी चीज नहीं लिख देनी है आपने, आपको पूरा निकाल करके फिर उसके बाद ये चीज उसके बीच आप इंट्रोड्यूस करें। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इवन देन इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो हम ट्राई करेंगे, अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपके लिए फिजिक्स एक अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बने। हमारी ओर से ये छोटा सा प्रयास है, और हम थैंक्स करते हैं हमारे डायरेक्टर मैम कि उन्होंने एक हमको मौका दिया है कि आपको हम इस तरीके से भी पढ़ा पाएँ। तो हम इसमें कितना कामयाब हुए ये तो या तो आने वाला वक्त बताएगा या आप बताएंगे, लेकिन हम फिर भी आशापूर्ण हैं कि हम इसमें कामयाब होंगे और आप अच्छे से पढ़ेंगे और आप आने वाले टाइम में अच्छा रिजल्ट इसका देंगे। इसी होप के साथ, इसी आशा के साथ, थैंक यू वेरी मच, हैव ए वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।